चलिए शुरू किया जाए आज का। आज हम लोगों को पढ़ना था शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही ना। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां तक पढ़ने की बात है, पार्ट जो कल लिखवाए थे वो पार्ट आप लोगों को याद है? चलिए आज जो इसका टोटल जो शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, उस 12 शेड्यूल्स के बारे में लिखेंगे और 12 शेड्यूल्स को समझेंगे। ठीक, शेड्यूल्स ऑफ, बोलिए, लास्ट में बताएंगे, पहले समझ लीजिए इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 पार्ट है, ठीक है, और हर पार्ट्स में कुछ न कुछ चीजों को रखा गया है, शेड्यूल्स, इसमें उसका वर्गीकरण किया गया है कि उसको कहाँ कहाँ किस किस चीज को हम लोग सेट करेंगे। चाहे अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा इस बात का होगा कि जो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में था, उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग अलग अलग ढंग पे कुछ जगहों को ब्लैंक छोड़ दिया गया हुआ था। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये था कि उसमें आने वाले भविष्य में कुछ चीजों को रखा जा सके या कुछ ऐसी चीजों को उसके नियत स्थान पे रखा जाए। ठीक उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के दौरान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर लोग थे या कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको उस ढंग से ड्राफ्ट किया था कि ताकि हम इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ना रहे, आगे आने वाले समय में इसको अमेंड करके और अच्छा ही किया जा सके। ठीक वैसे ही फर्स्ट शेड्यूल जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या कहता है कि कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, इट कंटेन्स list of states and union territories and their territories। किसकी चीज के बारे में फर्स्ट शेड्यूल बात करता है? पहला बात करता है इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक, दूसरा शेड्यूल अगर आप समझिएगा तो दूसरे शेड्यूल्स में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। अब इसके बाद जब आप देखिएगा तो इसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ प्रोविजंस है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस of the people and the chairman and the deputy chairman of the council of states and the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly and the chairman and the deputy chairman of the legislative council, the judges of the supreme court, high court and the comptroller and auditor general of India। इसमें क्या क्या चीज देखिए, एक तरफ लिखिए इसमें स्टेट और दूसरी तरफ लिखिए इसमें यूनियन। ठीक है, इन दोनों के कुछ जो मुख्य लोग हैं उनसे रिलेटेड, जैसे अगर स्टेट में हम देखते हैं, स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या स्टेट में जो सबसे हेड होता है वो होता है गवर्नर, और यूनियन में होते हैं प्रेसिडेंट। पहली बात। दूसरी चीज, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस,
इसमें क्या होगा, लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक, जैसे ही फिर इधर से आइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, डेप्यूटी चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में क्या आएगा आपका, चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इधर में हमारा हो जाएगा असेंबली। तो असेंबली में भी क्या होता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान से समझिएगा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये हो गए इसमें। ठीक, अब उसके बाद इधर में भी आपका होता है लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, विधानसभा, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें आपका क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड उसके डेप्यूटी चेयरमैन, उसके डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो दोनों सेंटर का भी जज और स्टेट के भी चीफ जस्टिस, सेंटर के भी चीफ जस्टिस, तो दोनों में, तो इधर में क्या आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रेस्पेक्टिव जिस भी स्टेट के बारे में आप पढ़ेंगे तो स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस जो भी होंगे। और एक जिनको हम लोग कहते हैं कैग, क्रॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल को अगर आप याद रखेंगे तो सेकेंड शेड्यूल किस किस चीज से रिलेटेड प्रोविजन करता है, प्रेसिडेंट, अगर यूनियन की बात करें तो प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, 33 अदर जजेस। ठीक है, एंड कैग, ठीक है, क्रॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट के लिए प्रोविजन क्या करता है, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इन सब चीजों के बारे में प्रोविजन किया गया है सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, थर्ड शेड्यूल बेसिकली रिलेटेड टू द कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। इसमें कौन कौन जो लोग हैं, ठीक है, मतलब किसके किसके शपथ के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ, प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो हमारा थर्ड शेड्यूल बेसिकली रिलेटेड टू द ओथ्स एंड मतलब शपथ लेना। अच्छा, एक बात आपको और बताते चले कि स्टेट में कभी भी, स्टेट बोल रहा है, कोर्ट में कभी भी ओरल स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है, आप कुछ भी जाके कह देंगे, जब तक आप शपथ लेके नहीं बोलेंगे तब तक उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशंस। ठीक, फिर आपके पास आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल बेसिकली हमसे डील किस चीज से करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट मींस राज्यसभा। तो क्या कहता है कि फोर्थ शेड्यूल बेसिकली डील्स किसके साथ करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम में इन तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से पांचवा शेड्यूल या पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, छठी अनुसूची में क्या क्या शामिल है, सातवीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि किस शेड्यूल में क्या याद होना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो याद ना हो, याद हो सकती है।
सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको उसके बारे में क्या समझ है और किस तरीके से आप उसको समझते हैं। तो इस तरीके से आप फोर्थ शेड्यूल समझे। फिर देखिए अगर आप फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, फिफ्थ शेड्यूल की अगर आप बात करेंगे तो फिफ्थ शेड्यूल जो है क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, किस किस चीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वहां पे क्या, कंट्रोल कौन करेगा, कौन से एरिया में, शेड्यूल्ड, कौन से एरिया में, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में प्रोविजन करता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो सभी लोगों की अगर बात आप करेंगे तो आदिवासी लोगों में एक सबसे खास बात क्या है, याद होगा अगर आप लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो आदिवासी लोगों को अपने यहाँ जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता था, बाहरी लोगों का इंटरवेंशन, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे अगर आपको याद हो हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो याद आपको होगा कि जैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था। फॉरेस्ट को जब उन्होंने रिजर्व किया था तो 3 कैटेगरी में बांट दिया था, रिजर्व, सेमी रिजर्व एंड अनरिजर्व फॉरेस्ट। तो सेमी रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जहां पे वो लोग गार्डनिंग वगैरह करते थे, वहां पे आने जाने की अनुमति तो थी लेकिन सिर्फ वही लोग जो वहां पे लेबर का काम करते थे। अनरिजर्व जो फॉरेस्ट होते थे वहां पे मतलब मिनिमम आप समझिए कि कुछ तो था ही नहीं, जो था वो सूखा हुआ था, खाली जगह था, उसको बैरन लैंड भी कहते थे, जहां पे वो जानवरों को चराने वगैरह के लिए लेके जाते थे लेकिन उससे उनको कोई खास फायदा होता नहीं था। जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें किसी का भी आना जाना मना था, तब तक मना था जब तक कि ब्रिटिशर्स उनको कोई परमिशन नहीं देते थे। उसके बाद आपको थोड़ा और ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि जब रांची की तरफ या जो झारखंड की तरफ के जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे जब रिलीजन को चेंज कर दिया गया था, जिस तरीके से उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ फोर्स किया जा रहा था कि हाँ इनको क्रिश्चियन बनाया जाए, क्रिश्चियनिटी की तरफ उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो उस समय बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने कहा था कि हमको जो है ईश्वर ने स्वप्न दिया है और स्वप्न देने के बाद जो है भाई साहब हम तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो लोग उनको माने। अब समझिए कि इतने सीधे लोग थे कि जिनको कह दिया गया कि हमको भगवान ने इस तरीके से बना के भेजा है या भगवान की बात आप समझे, लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। तो आप वैसे लोगों के साथ आप इंटरवेंशन करेंगे तो ये उनके बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं, ये डेफिनेटली सही बात है। तो सरकार जब देश आजाद हुई तो कई जगह नागालैंड का कंडीशन कुछ अलग था, मणिपुर का कंडीशन कुछ अलग था, मिजोरम का कंडीशन कुछ और था, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर का भी कंडीशन कुछ और ही था। तो सरकार ने देखा कि सबको हम एक तराजू में तौल नहीं सकते हैं। अगर एक घर के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का स्वभाव अलग होगा, हर बच्चे एक जैसे होते नहीं। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के पहनने का कपड़ा, जैसे कोई फॉर्मल ड्रेस पहनता है, मान लीजिए मेरी बात, फॉर्मल ड्रेस पहनना हमको ज्यादा पसंद है तो हम फॉर्मल ड्रेस ज्यादा पहनते हैं। जो मेरा भाई है उसको नहीं पसंद हो सकता है, पसंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये उसकी चॉइस पे है। तो गार्जियन का तो ये फर्ज नहीं है ना, या गार्जियन ये तो काम करेगा नहीं कि 4 बच्चे हैं चारों के लिए सेम कपड़ा लाए भैया चारों पहनो तुम, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही फिफ्थ शेड्यूल को इसलिए बनाया गया कि जिसमें हम कंट्रोल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वैसे रियाज को जो शेड्यूल्ड है। ठीक है, दूसरा शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, बेसिकली इससे डील करता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। उसके बाद जब आप सिक्स शेड्यूल में जाएंगे तो बेसिकली इसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ ट्राइबल एरिया। जैसे देखिए कुछ स्टेट है तो कुछ स्टेट में सारे के सारे लोग ट्राइब्स नहीं है, कुछ लोग कॉमन है, कुछ लोग ट्राइबल लोग हैं, कुछ लोग आम जनजीवन जीते हैं, कुछ लोग जनजातीय जीवन जीते हैं। तो जनजातीय जीवन जीने वाले लोगों के लिए अगर हम स्टेट को इस तरीके से कंसीडर करें कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है जहां पे 50-50% जनजाति और 50% आम जनजाति आम जाति है,
वैसे जगहों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे जगह पे आप एक तरीके का प्रोविजन नहीं बना सकते। असम का एग्जांपल ले लीजिए। असम में क्या होता है, असम में आम लोग भी और ट्राइबल लोगों की संख्या भी असम में ज्यादा है। तो वैसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का रूल बनाना ना तो ट्राइबल लोगों के लिए ठीक है, ना ही जो कॉमन पीपल है उनके लिए ठीक है। तो 6 शेड्यूल जो प्रोविजन करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन करता है। किस किस एरिया में, ट्राइबल एरिया में, कुछ खास स्टेट में, 4 स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 जगहों के लिए ये शेड्यूल्ड एरियाज है। इस 6 शेड्यूल इसके लिए प्रोविजन करता है, ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 7 शेड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 7 शेड्यूल बार बार पूछता है। देखिए, अगर आप घर की बात करें, किसी एक घर की बात कर ले, एक स्कूल हो, घर की तो छोड़ ही दें, आप स्कूल की बात करें। एक स्कूल है, एक स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ होते हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। सबका अपना 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 काम होता है। तो स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है कि स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं, जो जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के कुछ कुछ काम को बांट दिया जाता है। आप इस काम को करेंगे, जैसे टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ के काम में इंटरवेन नहीं करेगा, जो टीचिंग स्टाफ है वो नॉन टीचिंग में, जो नॉन टीचिंग है वो टीचिंग स्टाफ में काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि इस काम को वो करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे काम होते हैं जो दोनों ही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचर है, अब कह दिया गया कि स्कूल में गार्डनिंग करना है, प्लांट लगाना है, ठीक है, और ये सोशल वर्क है, कोई भी कर सकता है। तो प्लांट लगाने के लिए ये तो जरूरी नहीं है कि टीचर जो स्कूल के हैं वही प्लांट लगाएंगे या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वही प्लांट लगाएंगे। दोनों का काम तो है, पढ़ाने का काम पढ़ाने का काम नहीं पढ़ाना है, लेकिन जब प्लांट लगाने की बारी आएगी तो दोनों लगाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो जो हमारा 7 शेड्यूल है वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ जो भी वर्क का जो लिस्ट है, किस किस तरीके से इनका काम होगा, उनका काम होगा, इन सब चीजों से रिलेटेड कामों को वो देखता है। तो उसमें हमारे पास 3 लिस्ट पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संघ सूची। संघ सूची, इसको बोलते हैं हम लोग राज्य सूची, और इसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। अब गौर से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या इसमें जानने के लिए, कि जैसे कुछ काम, सपोज करिए आर्मी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस, ये यूनियन का सब्जेक्ट होता है, वहीं पे पुलिस ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ठीक। दोनों मिलके कुछ काम करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, क्या हुआ, क्या बोलिए बोलिएगा तब ना सुनेंगे। बोलिए। अब उसके लिए क्या होता है, सो देखिए, कुछ एरियाज हैं जिसको सरकार प्रोटेक्टेड एरिया बोलती है, संरक्षित क्षेत्र बोलती है, ठीक है। और वहां की जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पे आम लोगों का आना जाना मना है।
वहां पे वैसे ही लोग सरकार के स्पेशल परमिशन से जाते हैं जो रिसर्च करने के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, जिनको वहां की जानकारी अच्छे से होती है, क्योंकि आम लोगों का वहां जाना खतरे से कर नहीं नहीं। उनका पूरा उनका कोई उनके पास 5G नहीं है। जो भी ट्राइबल अंडमान निकोबार साइड के जो लोग ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों के पास अंडमान निकोबारी ना, अंडमान निकोबारी, हाँ जो, तो उधर तो जो भी अंडमान निकोबार वाले जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइबल एरिया में जाना लोगों का मना है। वहां पे सरकार किसी को जाने की परमिशन नहीं देती। इनफैक्ट मणिपुर के भी कुछ इलाके में भी नहीं, तो वहां पे आम लोगों का जाना सोशल नहीं है, वो कुछ नहीं, नहीं कोई कनेक्टेड नहीं, वो सब कुछ नहीं है। उन लोगों का अपना जनजीवन है, उनसे वो लोग कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग एक सेपरेट नेटवर्क का पता नहीं है, आप मोबाइल से बात करने की बात, नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं, और उनको डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। उन लोगों को ऐसा कोई डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट उन लोगों को कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ भी नहीं मिलता उनको। ठीक है, बिल्कुल रिसर्च करने लोग वहां पे जाते हैं, एकदम रिसर्च जाते हैं। खैर इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम बताते हैं लास्ट में, इस पे आपको विस्तार से चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए। 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल में, कौन कौन? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। वैसे लिस्ट जो यूनियन देखती है, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन हो गया, ये सारी चीजों को देखने का काम जो है हमारा यूनियन लिस्ट करता है। स्टेट लिस्ट में क्या आ गया? पुलिस आ गया, पंचायत आ गए, कुछ ऐसे लिस्ट इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बारे में, लिस्ट के बारे में हम आपको फिर वापस बताएंगे। तो 3 तरीके के लिस्ट के बारे में याद रखिएगा। 7th और 8th शेड्यूल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 7th शेड्यूल इज बेसिकली रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, या लिस्ट contains the union list, state list and concurrent list, and 8th schedule is basically related to the recognition of languages. 8th schedule is basically related to the languages, official languages जिसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? recognition of languages, ठीक है। 9th शेड्यूल जो है प्रोविजन बनाता है। 9th शेड्यूल किस चीज से? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस एज टू ए validation of certain acts and languages, certain acts and regulations, acts and रेगुलेशंस, ठीक। 10th शेड्यूल की जहां तक बात आप करते हैं, 10th शेड्यूल इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड। याद रखिएगा, बार बार पूछता है। 10वीं अनुसूची जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल, क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं हम लोग दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड अनुसूची है।
देखिए डायरेक्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो 5, 6 है सो ये दल बदल जो कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ disqualification on the ground of defection, on the ground of defection। इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे जब क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना, उसके बाद इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है। तो 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द, बताइए 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द व्हाट? पंचायत। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द पंचायत। ठीक है, 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द पंचायत। पंचायत के पावर्स, पंचायत की ऑथोरिटीज और पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिकली 11th शेड्यूल से रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, अच्छा पंचायत से रिलेटेड अगर आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। आर्टिकल 40 को अगर समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि विशेष जो समझना है वो आपको विशेष जरूरी की चीजें नहीं है। द स्टेट शैल टेक ए स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as unit of self government। याद रखिए एक चीज, पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था। बहुत सालों तक पंचायत को फंड ही नहीं दिया जाता था। इस पे हम लोग पंचायत जिस दिन पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और जान लीजिए पंचायत से रिलेटेड। पंचायत की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में पंचायत की स्थिति अधिक मजबूत है और अधिक सुदृढ़ है और अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको पंचायत की कहानी बताते हैं। और 12th जो शेड्यूल है वो म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल is related to the municipalities, म्युनिसिपैलिटी का क्या पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 11-12, 11 मतलब पंचायत, 12 मतलब म्युनिसिपैलिटी। क्या क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड पावर। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की बात अगर आप करेंगे तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की स्थिति जो है वो काफी अच्छी है। वो अपने आप को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुदृढ़ करने की कोशिश का मतलब ये है कि कई चीजों में वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अच्छा, उनको अपना बजट बनाने का पूरा अधिकार दिया गया हुआ है। वो अपना बजट खुद बनाते हैं और सरकार को भेजते हैं और सरकार उतना ही फंड एलोकेट भी करती है। लेकिन दक्षिण भारत में एक जो मुखिया का जो पावर है वो खुद को अपने आप को किसी सांसद से कम कंसीडर नहीं करता है। दक्षिण भारत के मुखिया की तो स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि उत्तर भारत के मुखिया की स्थिति खराब है। अनपढ़, जाहिल, दो कौड़ी का, याद रखिएगा। जो बहुत कम, क्योंकि उनको मुखिया का मतलब होता है यहां पे पावर, और मुखिया को पावर देने के लिए और मुखिया और विमेन इंपावरमेंट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पूरे पंचायत के सीट में 50% आरक्षण दे दिए कि पूरे सीट में 50% आरक्षण दी जाएगी। लेकिन जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उस सोसाइटी ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम हो गया मुखिया पति।
मुखिया जी के पति। क्या हुआ? पता नहीं। तो जब महिला को 50% आरक्षण दे दिया गया, हो सकता है महिला को जब आरक्षण दे दिया गया तो महिला में बिहार की अधिकांशतः महिला जो मुखिया थी वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और हम एक जिले का डाटा आपको बताते हैं, उस जिले का नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अप्रॉक्स ब्लॉक का हम सर्वे किए थे 2017 और 2018 में। अप्रॉक्स ब्लॉक की बात बता रहे हैं, और हर एक पंचायत में गए थे, हर एक पंचायत में। और उस डाटा को जब हम देखते हैं तो उस पंचायत को अगर आप देखेंगे तो 80% पंचायत के जो मुखिया हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो सिर्फ लिटरेट हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। इसी ग्राउंड पे कुछ स्टेट्स, कई जगहों पे जब मुखिया लोगों की स्थिति ये है कि मुखिया लोगों के पास उनके हस्बैंड जो है भीतर जाते हैं घर से बाहर, मुखिया को घर से, जो मुखिया लेडीज है उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। मुखिया को घर से निकलने नहीं दिया जाता, वो घरे में रहती है मुखिया जी, समझ लीजिए। वो प्रतिनिधित्व करने चली है अपने पूरे पंचायत का, जबकि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो बहुत हद तक सही है, लेकिन उसमें तो थोड़ा बहुत बाहर भी निकलती हुई दिखती हैं। ऐसे में तो झंडा फहराने मुखिया के पति चले जाते हैं। और गांव में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुखियाइन को कोई नहीं जानता है, जो जानता है उसके हस्बैंड को ही मुखिया कहता है, मुखियाइन जी नहीं। जो तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एम्पावरमेंट करने के लिए सरकार प्रयास करती है और उम्मीद है। अच्छा, एक चीज और है, स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा सा फेमस सा कोट है कि वैसे युवा जो राजनीति नहीं करते हैं वो कभी देश का भला नहीं सोच सकते हैं। ये याद रखिएगा। राजनीति करने का मतलब कुछ और ही समझ लेता है लोग, ठीक है। राजनीति का मतलब किसी और दिन किसी और ढंग से आपको समझाएंगे विस्तार से कि राजनीति का क्या अर्थ होता है और राजनीति हमें क्यों करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पे राजनीति का काम आता है, बिना राजनीति का कुछ नहीं होता है, ये याद रखेंगे। खैर, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है, पंचायत की स्थिति, म्यूनिसिपैलिटी की स्थिति फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। भले वहां पे पॉलिटिकल और करप्ट प्रैक्टिसेस किए जाते हो, ठीक है। कौन सिखा रहे थे राजनीति? हम राजनीति किसी को क्या ही सिखाएंगे, हमको राजनीति खुद नहीं आता, हम किसी को राजनीति क्या सिखाएंगे। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राजनीति से कोई एक्टिव राजनीति नहीं, राजनीति जानते तो हैं, ऐसा थोड़ी है कि देश दुनिया पे चर्चा नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। हम जानते हैं किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, ये भी अच्छी बात। हम एक्टिव राजनीति में पॉलिटिशियन थोड़ी बन रहे हैं, है ना। कुछ चीजें हैं जो देखनी चाहिए इंसान को अपने अपने जगहों पे। बेसिकली जो हम लोगों ने आज जो चर्चा किया है ना, उससे रिलेटेड कुछ चीजों को ख्याल रखने की बात है। आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा कहां से, शेड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली प्रोविजन करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल फिर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पर्टिकुलरली 4 स्टेट के बारे में। 7 शेड्यूल फिर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और concurrent लिस्ट। 8 शेड्यूल इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कह सकते हैं उसको। 9 शेड्यूल सर्टेन एक्ट्स के, कुछ एक्ट्स के वैलिडेशन और उसके रेगुलेशन से रिलेटेड है कि वो एक्ट कितने हद तक वैलिड है और कितने हद तक वैलिड नहीं है। 10 शेड्यूल बेसिकली दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन कहते हैं, या कह सकते हैं कि द 10th शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एंड द 11th शेड्यूल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द पावर, ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द
पंचायत, एंड व्हाइल 12th शेड्यूल इज बेसिकली रिलेटेड टू द पावर, रेगुलेशंस, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसमें आपको 10th शेड्यूल में शेड्यूल्स में अगर आपको कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए।